दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फॉर वुमेन की छात्राओं ने गुरुवार रात हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें जबरन हॉस्टल खाली करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ज्यादा से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसे लेकर छात्राओं ने देर रात धरना दिया। अखिल भारतीय छात्र संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हॉस्टल के 2 ब्लॉक के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है और रीडिंग रूम्स से कुर्सियां हटा ली गई हैं, जिससे तैयारियों पर असर पड़ा है। तो गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने धरना दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में देर रात यह धरना प्रदर्शन हुआ। छात्राओं का आरोप है कि जबरन हॉस्टल खाली करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जो फीस है वो काफी बढ़ा दी गई है, जिसे लेकर छात्राओं ने देर रात तक धरना दिया। अखिल भारतीय छात्र संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हॉस्टल के 2 ब्लॉक्स के कुछ हिस्सों में पानी बंद कर दिया गया है, रीडिंग रूम से कुर्सियां हटा ली गई हैं। जाहिर है इससे बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर पानी कहीं का बंद हो जाएगा तो फिर रोज़ाना के काम धाम कैसे होंगे। कभी अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी रहे जहांगीर खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जहांगीर खान के खिलाफ ईडी में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि जहांगीर खान के पास 200 करोड़ की संपत्ति है जो उन्होंने अवैध तरीके से कमाई। ईडी में यह भी शिकायत बीजेपी नेता विधान पारुई ने करवाई है कि विधान पारुई साल 2021 में फाल्ता से बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। इस बीच ये सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि जहांगीर खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों के बाद कहीं फरार हो गया है। टीएमसी का नकली पुष्पा पहले झुका अब गायब। प्रचार से नदारद, दफ्तर में ताला, वोटिंग से दूर। जिसने फलता में खुद को पुष्पा बताकर फायर बताया था, जिसके समर्थन में प्रचार करने आए अभिषेक बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए शमशान बनाने का वादा कर रहे थे। टीएमसी का वो जहांगीर खान अब गायब है। 4 दिन पहले चुनाव के मैदान से भागा, फिर वोटिंग के दिन गायब और अब इसी जहांगीर खान को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेता और 2021 में फलता विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार विधान पारुई ने जहांगीर खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ईडी में शिकायत दी है। जहांगीर खान पर पैसे की उगाही और मारपीट के आरोप हैं। दोबारा वोटिंग से पहले जहांगीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से जहांगीर खान को गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली है। सिविल ठेकेदारों ने जहांगीर खान पर वर्क ऑर्डर के बदले 10% तक कट मनी वसूलने का आरोप लगाया था। जहांगीर खान के पास 200 करोड़ की संपत्ति का दावा करते हुए ईडी से शिकायत की गई है। इसलिए अब जहांगीर खान के खिलाफ जांच में ईडी की एंट्री हो सकती है। आपने क्या आरोप दर्ज करवाया है ईडी में? क्योंकि उनको खिलाफ बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत कंप्लेन आया था और बहुत सारी जमीन खरीद ले लिया। अच्छा। करोड़ रुपया का मालिक हो गए। जो उनका जो रोजगार है उनके साथ तालजुल नहीं है। अच्छा। तो इसलिए 2022 साल में एक कंप्लेन हुआ था डीएम के पास। 200 करोड़ का घोटाला का उनको खिलाफ एक कंप्लेन था। तब डीएम साहब साउथ चौबीस का एसपी को ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उस ऑर्डर का कॉपी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ था। तब सब पेपर्स इकट्ठा करके मैंने फिर भी दूसरा बार पूछताछ किया, एप्लीकेशन किया जो क्या हुआ, क्या हाल है उस इन्वेस्टिगेशन का। डायमंड हार्बर पुलिस जिला का एसपी कोई जवाब नहीं दिया। तब वही ऑर्डर कॉपी और जो मैं बोला है कंप्लेन किया है सब इकट्ठा करके मैं चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किया है। अपील करने के बाद उन्होंने जवाब दिया है, राय दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जो उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्ट कोर्ट एसपी और आईसी को एफआईआर करने का निर्देश नहीं दे पाएंगे। तब उन्हें महामान्य हाईकोर्ट मेरे एक आदेश दिया है, लिबर्टी दिया है, जो आप प्रॉपर
चैनल में इस पेपर लेकर कंप्लेन करो। मुसीबत की इस घड़ी में टीएमसी के नेता भी जहांगीर खान का साथ छोड़ चुके हैं। गुरुवार को वोटिंग के दिन खुद जहांगीर वोट डालने तक नहीं आया। जहांगीर की पत्नी बूथ पर जरूर दिखी, लेकिन उन्होंने तो मानो होठ से लिए। বাড়িতে আছেন? জাহাঙ্গীরদা বাড়িতে আছেন? উনি কি ভোট দিতে আসবেন? দাদা তো পার্টিপদ নিজেকে উল্টো করলো, আপনি ভোট দিলেন? এইটুকু বলুন, আপনি ভোট দিলেন? जो जहांगीर खान कल तक फलता में लोगों को डराता था, वो आज गायब है। उसके दफ्तर पर ताला लगा है, घर से कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये थोड़ा नाम का लिस्ट थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले उनका नाम का जो लिस्ट है ये है जहांगीर खां, 264 नंबर उनका नाम का लिस्ट। लेकिन अभी तक इसमें वो वोट डालने नहीं आए हैं और इसीलिए टिक भी नहीं लगा हुआ है और उनके घर पे भी ताला लगा हुआ है और वो वोट डालने भी आज नहीं आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अपने आप को पुष्पा कहते थे वो घर पर भी नहीं है, वोट डालने अपने बूथ पर भी नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार है वो कहाँ है, इसी को लेकर तरह तरह के सवाल पैदा हो रहा है। फलता की रीपोलिंग में 88% वोटिंग हुई है। उन लोगों ने भी खुलकर वोट डाला जिन्हें जहांगीर के गुर्गे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। नतीजा 24 मई को आएगा। और अब खबर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर से जुड़ी हुई। दरअसल इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी हुई है। इनपुट के आधार पर सीबीआई ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर बलिया जिले से नवीन सिंह नाम के एक व्यक्ति को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पाया गया कि नवीन के हथियारों से ही शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की। नवीन सिंह के पास से हथियार बरामद हुए जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश रचने वाले राजकुमार से पूछताछ में नवीन का नाम सामने आया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। जिन हथियारों से चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई वो हथियार नवीन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सप्लाई किए थे और उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि नवीन के हथियार से ही चंद्रनाथ रथ को मारा गया, उसकी हत्या की गई। नवीन सिंह के पास से हथियार भी मिले जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की जो साजिश रचने वाला है राजकुमार, उसी ने नवीन का नाम लिया था, जिसके बाद नवीन की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन में है। बंगाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर नमाज को लेकर के पाबंदी लगा रखी है। सरकार के इस फैसले के बाद से कोलकाता के राजा बाजार और पार्क सर्कस जैसे इलाकों में तनाव जैसे हालात हैं। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद विरोध प्रदर्शनों और पथराव के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज जुमे की नमाज है, ऐसे में कोलकाता और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। राज्य सरकार ने साफ किया है कि आम लोगों की असुविधा और ट्रैफिक ब्लॉक होने की किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने मेयर सुषमा की प्रशासनिक और फाइनेंशियल पावर तब तक के लिए अपने पास ले ली है जब तक वो पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ नहीं दिलवा देती। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैजुल्लागंज इलाके के वार्ड नंबर 73 से जुड़े एक मामले में ये निर्देश दिया। इस मामले में चुनाव ट्रिब्यूनल ललित तिवारी को पार्षद घोषित कर चुका है, लेकिन उन्हें 5 महीने बाद भी अब तक शपथ नहीं दिलाई गई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक ट्रिब्यूनल नवनिर्वाचित घोषित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक मेयर की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां निलंबित रहेंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी मेयर पर हमला बोला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि महापौर का सदा महादौर नहीं रहता। मिडल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तो भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस की अफवाहों के चलते जगह जगह लंबी लोगों की कतारें दिख रही हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ है।
अफवाह के चलते कई जगहों पर तेल भी नहीं मिल रहा। ऐसे में प्रशासन ने देश भर के 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पर रेड की। करीब 111 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया। बेवजह पैनिक फैलाने की वजह से 35 पेट्रोल पंप्स पर पेनल्टी लगाई गई। एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल इस वक्त खेती में भी फ्यूल का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है और ऐसे में हर साल डीजल की खपत बढ़ जाती है, लेकिन लोग अफवाहों की वजह से पंपों पर घंटों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं कोई ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी जो है बढ़ेगा सबके साथ एक साथ है, ऐसी कोई तो है। ज्यादा डला रहे हो पेट्रोल, कम डला रहे हो? अभी तो वैसे हिसाब से कम ही डला रहे हैं। देखो जैसा का हिसाब किताब चल रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात मिला यहाँ तो मिल गया, बैंक है 2-2 घंटा लाइन लगता है। सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण अंचल के सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। अगर वहाँ पेट्रोल मिलता बाहर तो ये समस्या नहीं होती। अब प्राइस आएगा तो आएगा सर, क्या कर रहे हैं उसमें। सबके साथ है, पूरे विश्व के साथ है, हमारे साथ भी व्यवस्था यहाँ पेट्रोल पे कोई दिक्कत नहीं। लोगों का पैनिक सेल है, इसकी जरूरत नहीं। पेट्रोल मिल रहा है मगर थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ी किल्लत। हाँ मिल रहा है। 4 पेट्रोल पंप घूमकर आया हूँ तो हर पेट्रोल पंप पे गर्दी दिख रही है, भीड़ ही दिख रही है और ऐसे घूमने में ही डीजल खत्म हो रहा है और खेत में लगा के अगर आ गया तो इधर कैंट में दिक्कत हो रहा है ज्यादा। कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी किसकी शादी है, किसकी दूसरे गांव गुजर गए हैं हमारे सगे, उसको जाने को बहुत दिक्कत हो रही है। पैनिक होने का कुछ काम नहीं। हाँ, मेरा मतलब यही है कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं ना, तो मिलना हर डीजल पे होना, पेट्रोल पंप पे। ग्राउंड के हालात आपने देखे, मगर सरकार दावा कर रही कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई भी रेगुलर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना है कि खेती के सीजन में अचानक डीजल की डिमांड बढ़ी है, इसीलिए कुछ पेट्रोल पंप्स पर डीजल मिलने में कुछ दिक्कत हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है। मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते हैं। इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो जिस भाव पर पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं और उसके मुकाबले जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर दाम कुछ अधिक है। इसके चलते भी ये डिमांड जो है वो सरकारी कंपनियों पर शिफ्ट हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान से भी डीजल की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के फूड एंड सिविल सप्लाई सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे पास पिछले साल की तुलना में ज्यादा स्टॉक है और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पिछले साल के और इस साल के डेटा को कंपेयर करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पर डेटा है। कुल जो राजकीय पेट्रोल कंपनियां हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक पेट्रोल बिक रहा है और 33.9% अतिरिक्त डीजल बिक रहा है। ये पिछले मई 2025 और मई 2026 का कंपैरिजन है और ये तो इतनी मतलब खरीद बढ़ गई है जनता की। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अखबारों में कुछ इस तरह का माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि रेट बढ़ जाएंगे या रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि लोग जो पहले 10-15 लीटर भरवाते थे वो सब फुल टैंक भरवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है जिसके कारण लोगों को एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, लेकिन उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो बल्क जितने जो फ्लीट ओनर्स हैं ट्रक और बस वाले, पहले उनके अपने पंप चला करते थे तो वह अपने पंप पे बल्क डीजल खरीद के उसमें भरा करते थे। अब चूंकि बल्क डीजल का रेट ज़्यादा है तो उन्होंने अपने पंप बंद कर दिए हैं, तो उनके ट्रक और बस भी सामान्य पेट्रोल पंप से आके भरवा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी अतिरिक्त भीड़ हो गई है। तीसरा कारण ये है कि चूंकि कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ गया है तो कुछ लोगों ने अपनी भट्टियों को डीजल पे शिफ्ट कर लिया है, तो उन लोगों के कारण भी डीजल की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको पूरी तरह से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपलब्धता में कोई कमी नहीं है, केवल एक अनावश्यक कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
इस बार जगह जगह पानी न भरे और लोगों को जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े, उसे लेकर बीएमसी मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करवा रही है। हालांकि इस दौरान नालों से हैरान करने वाली चीजें निकल रही हैं। गटर के अंदर से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा निकल रहा है। हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला और पुलिस का भारी बैरिकेड भी निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। हालांकि बीएमसी का कहना है कि 31 मई तक सभी नाले साफ हो जाएंगे और इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी। नाले से ऑटो रिक्शा निकला, फ्रिज निकला, कूलर निकला, सोफा निकला और तमाम ऐसी चीजें निकली जिसे देखकर हर कोई दंग है। वैसे तो नालों की सफाई में कीचड़ और प्लास्टिक निकलते हैं, लेकिन मुंबई के नालों की जब सफाई शुरू हुई तो जो सामान बाहर आए उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नालों से कचरा कम और घरेलू सामान ज्यादा बाहर निकले। नाले में सोफा, फ्रिज, गद्दे जैसी चीजें भरी हुई थी और हद तो तब हो गई जब नाले के अंदर से एक पूरा ऑटो रिक्शा निकला, जिसे देखकर बीएमसी के बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल मानसून से पहले बीएमसी हर साल मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को साफ करती है ताकि मानसून में जल भराव और बाढ़ की स्थिति को रोका जा सके। इसी कड़ी में जब इस बार भी नालों की सफाई का अभियान शुरू हुआ तो नालों में इतनी गंदगी जमा थी कि बड़ी बड़ी मशीन्स को मंगाना पड़ा। नाले में पड़े कचरे को निकालने के लिए क्रेन लगानी पड़ी। साकीनाका इलाके में नाले की सफाई के दौरान एक पुराना ऑटो निकला तो गोवंडी मान खुर्द इलाके में नाले से सोफा, गद्दे, बेड जैसे घरेलू आइटम निकले। एक नाले से बड़ा कूलर निकला तो कुछ जगहों पर पुराने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़ी बड़ी अलमारियां और टूटे हुए ड्रम जैसी चीजें निकली। इतना ही नहीं, बीएमसी ने जो कचरा इकट्ठा करने के लिए कंटेनर शहर में रखे हैं, उनमें से कुछ कंटेनर भी लोगों ने नाले में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक था। ऐसे में अब बीएमसी के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नाले में ऐसी चीजों को ना फेंके जिससे आगे उन्हें ही दिक्कत हो। मुंबई जलमय नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन 2 दिन पूर्व मैंने जब भी रेलवे कलवर्ट की विजिट की तो उसमें तो सोफा डाला हुआ था। अगर कई सोफा, कई रिक्शा, कई गद्दी, कई कुछ अगर ऐसे लोग डालते रहेंगे तो पानी का जो प्रवाह है, नाला का जो प्रवाह है, वो पूरी तरह से थम जाएगा और आखिर उसकी तकलीफ लोगों की होगी। तो हमारा ये अपील है लोगों से कि नाला अगर हम साफ सफाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे तो आप भी हमको सहकार कीजिए और नाले में ऐसे चीज मत डालिए कि उसका प्रवाह खंडित हो जाए। मुंबई के नालों की सफाई पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, फिर भी हर साल बारिश के दौरान मुंबई के तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। इस बार बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 1302 करोड़ का बजट दिया है। सिर्फ नालों की सफाई पर 158 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और नालों की सफाई की डेडलाइन 31 मई है। कि लोगों ने खुद एक डिसिप्लिन खुद को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई हमारी सबकी है और उस मुंबई के नाले का प्रवाह जब भी खंडित होता है और मुंबई जलमय होती है, तभी जलमय होने वाला भाग ये देखता नहीं है, वो किसी भी के घरों में जाता है, प्रॉपर्टी में जाता है। तो मेरी ये अपील है कि कार्रवाई की नौबत क्यों आए, सीसीटीवी रहेगा, निगरानी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर मुंबईकर खुद को अगर डिसिप्लिन डालेंगे, एक अनुशासन से काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक बड़े नालों की सफाई का 82% काम पूरा कर लिया गया है। 87% छोटे नाले साफ कर लिए गए हैं। मीठी नदी से जुड़े नालों की सफाई का काम 54% हो चुका है।
बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि नालों में ऐसे कबाड़ होने से सफाई में ज्यादा खर्चा होता है और वक्त भी लगता है, इसीलिए लोगों को सहयोग करना होगा। पूरे मुंबई में बारिश के टाइम जो नाला, बड़े बड़े नाले हैं, उसमें बाढ़ आती है। हाई टाइड होने के बाद पूरा मुंबई पानी पानी हो जाती है। उसके बारे में बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन नाले के बाजू में रहने वाले लोगों ने सिविक सेंस रखना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, उनको ये पता चलना चाहिए कि वो सोफा सेट, रिक्शा या बाकी भी चीज़ों डालना वो सही जगह नहीं है। उसकी ये करने के बाद आपको ही तकलीफ बढ़ती है। बीएमसी फुल एक्शन में है। प्लानिंग है कि इस बार मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। ऐसे में बीएमसी अब नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां पिछले दिनों निकोल इलाके के ज्वेलरी शोरूम से 1,66,00,000 के गहने की चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी सेल्स गर्ल के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली हर्षिदा शेट्टी मुख्य आरोपी है, जबकि उसके प्रेमी मयूर माली इस साजिश में उसका साथी बताया जा रहा है। 11 मई को हर्षिदा शेट्टी की शोरूम से गहने चोरी करते हुए सीसीटीवी सामने आया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हर्षिदा और मयूर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, इसीलिए हर्षिदा ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। गहने चुराने के बाद हर्षिदा और मयूर अहमदाबाद से बुलेट से निकले और उदयपुर, जयपुर, दिल्ली और ऋषिकेश तक छिपते रहे, लेकिन आखिरकार दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हैरानी की बात यह है कि हर्षिदा और मयूर दोनों शादीशुदा हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें पता था वो पकड़ी जाएंगी, लेकिन उनको एक नए जीवन की शुरुआत करनी है और ये मयूर के साथ नए जीवन की शुरुआत करनी है। इस आइडिया ने इतना ज़्यादा ब्लाइंड कर दिया था, इतना ज़्यादा अंध कर दिया था कि वो रिस्क्स भूलकर वो चोरी कर चली गई वहाँ से। उनको कहीं दूर यहाँ से चले जाएंगे और हम दोनों मिलके सेटल हो जाएंगे कहीं और, कहीं दूसरा बिजनेस कुछ शुरू कर लेंगे, इस विचार से उन्होंने वो चोरी की है। शी इज़ मैरिड एंड इवन मयूर इज़ मैरिड। उनका दोनों का शादी हो चुका है और दोनों वो उनकी राजकोट में उनकी फैमिली है, वो राजकोट में फैमिली से दूर यहाँ पर अपनी माँ बाप के साथ रह रहे थे पिछले कुछ समय से, और उनकी सिस्टर की एक रिक्वेस्ट की वजह से, रेफरेंस की वजह से उनको यहाँ पर जॉब मिली थी। और पिछले 6-7 महीने से ये मयूर नाम के लड़के से वो कांटेक्ट में आई और उनकी तरफ थोड़ा लगाव बढ़ा और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम कहीं और जाके नई ज़िंदगी बसा लेंगे और उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने वो चोरी कर ली। जो चोरी की, फिर यहाँ से वो उदयपुर गए, जयपुर गए, दिल्ली से ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से वापस दिल्ली आए और दिल्ली में उनका कुछ झगड़ा हुआ बातों में। उस झगड़े के बाद मयूर वहाँ से निकल गया और वो वहाँ से जाने के बाद ये उनको ढूंढने का प्रयास ही कर रही थी कि उतने में क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँच गई और उनको अरेस्ट किया गया है। कल पुलिस ने अहमदाबाद से लड़के को भी पकड़ लिया और थोड़ी रिकवरी हुई है। 130-135 ग्राम गोल्ड लड़के के पास, 160 ग्राम के आसपास लड़की के पास, और बाकी की रिकवरी अभी जारी है।